आज के इस एनालिसिस में हम 2026 के एक ऐसे मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं जिसे सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। ये कोई आम मिशन नहीं था। ये ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की एक ऐसी मल्टीलेयर्ड और हिस्टोरिक स्ट्रैटेजी थी जिसकी प्लानिंग में दशकों लग गए। मतलब एक ऐसे अभेद्य किले को भेदने की तैयारी जिसे सच में अभेद्य मान लिया गया था। चलिए डीप डाइव करते हैं। 36 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इस मिशन की ग्रेविटी को दिखाता है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोगों में से एक था। जरा सोचिए, लगभग 4 दशकों तक इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी के बीच रहना, यही एक चीज इस मिशन को डे 1 से ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना रही थी। और उस सिक्योरिटी का लेवल क्या था? मेन अंडरग्राउंड बंकर जमीन के इतना नीचे था कि सिर्फ एलिवेटर से वहां तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट लग जाते थे। लिटरली 5 मिनट सिर्फ नीचे जाने में। इतनी गहराई पर किसी भी नॉर्मल हथियार का असर होना तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था। सेक्शन 1 एन इम्पॉसिबल टारगेट। तो ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी, ये 2 बिल्कुल अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ एक पूरा का पूरा फोर्ट्रेस था, एक किला। ऊपर से देखने पर आपको पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड दिखेगा जहां 50 से ज्यादा सरकारी दफ्तर थे और वली अम्र गार्ड्स का कड़ा पहरा था। लेकिन असली भूल भुलैया तो इसके ठीक नीचे थी। 5 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम जिसके 8 सीक्रेट एग्जिट्स सीधे हॉस्पिटल्स और स्कूलों जैसी जगहों के नीचे जाके खुलते थे। एकदम परफेक्ट डुअल लेयर स्ट्रक्चर। अब इस टारगेट को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी रातों रात अचानक से नहीं बदली। 2017 तक ना न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने के जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो एक डेडलॉक में फंस चुके थे। लीडरशिप उन्हें बार बार रीबिल्ड कर लेती थी। लेकिन फिर आता है 31 जनवरी 2018 का दिन, जब मोसाद ने सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव से आधा टन डेटा उड़ा लिया। इस एक इंसिडेंट ने यह साफ साबित कर दिया कि जब तक कोर लीडरशिप सेफ है, सिर्फ साइट्स को निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। और बस यही से पूरा का पूरा फोकस लीडर्स को टारगेट करने पर शिफ्ट हो गया। सेक्शन 2 द इंटेलिजेंस वेब। जमीन के इतने नीचे छिपे किसी टारगेट को ट्रैक करना, यह अपने आप में एक मास्टर क्लास था। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए मेंटेनेंस स्टाफ तक में घुसपैठ की गई, और तो और कंपाउंड से निकलने वाले कचरे तक को एनालाइज किया गया। साइबर स्पेस में देखिए तो चाइनीज सीसीटीवी कैमरों के फर्मवेयर बग्स को हैक किया गया, पेगासस स्पाईवेयर का यूज हुआ, और स्पेस से वहां अमेरिकी सैटेलाइट्स परछाइयों की लंबाई तक नाप रहे थे, जबकि ओरियन सैटेलाइट्स हर एक सिग्नल को इंटरसेप्ट कर रहा था। माइंड ब्लोइंग, राइट? ये पूरा का पूरा एक भयंकर कैट एंड माउस गेम चल रहा था। एक तरफ सर्वेलियंस का ये लेवल और दूसरी तरफ ईरान के काउंटर मेजर्स, वो भी कम नहीं थे। मूवमेंट्स तभी होती थी जब सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स होते थे। अंदर की बातचीत कोई सुन ना ले, इसके लिए पूरी तरह से अनट्रैकेबल फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई गईं। और तो और टारगेट के आसपास हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से बैन कर दिए गए थे। सेक्शन 3 एआई एंड जियोपॉलिटिक्स। 98.7 ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी जीत थी। दशकों का वो जो भारी भरकम इंटरसेप्टेड डेटा था ना, पेंटागन के प्रोजेक्ट मेविन एआई ने उस पूरे डेटा को सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में प्रोसेस कर डाला। और रिजल्ट, इस एआई ने टारगेट के पैटर्न ऑफ लाइफ को, उनके हर एक मूवमेंट को 98.7% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर लिया था। लेकिन देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ हाईटेक गैजेट्स और एआई के बारे में नहीं था। जियोपॉलिटिक्स का रोल इसमें बहुत बड़ा था। अक्टूबर 2023 में जब रीजनल टेंशन बढ़ा तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2024 में स्ट्राइक्स को होल्ड पे डाल दिया। लेकिन फिर नवंबर 2024 में अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, डोनर्स का इन्फ्लुएंस आया और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन ही बदल गई। फाइनली नवंबर 2025 में ये डिसीजन लिया गया कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में स्ट्राइक की जाएगी। अब इस इंटेलिजेंस गेम का एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल देखिए। ईरान ने खुद बंकर के अंदर से एक 9 मिनट का वीडियो रिलीज किया, और वो जानबूझकर बेहद लो क्वालिटी का रखा गया था। क्यों? ताकि वेंटिलेशन या जनरेटर जैसी मशीनों की बैकग्राउंड नॉइज उसमें छुप जाए। इससे हुआ ये कि कोई भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी उस ऑडियो को एनालाइज करके बंकर की एग्जैक्ट गहराई कैलकुलेट ही नहीं कर पाई। काफी स्मार्ट मूव था। सेक्शन 4 पैरालाइजिंग द डिफेंसेस। 28 फरवरी 2026 की सुबह टारगेट तक पहुंचने का मतलब था ईरान के बेहद खतरनाक S-300 और बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देना। और ये काम 4 स्टेप्स में परफेक्टली किया गया। फाइटर जेट्स के बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही पहला, लोकल सेल टावर्स को जैम कर दिया गया।
दूसरा, सप्लाई चेन के थ्रू सालों पहले प्लांट किए गए स्लीपर मैलवेयर ने रडार्स को अंधा कर दिया। तीसरा, अमेरिकी ग्राउलर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग शुरू कर दी। और चौथा, देश के अंदर पहले से स्मगल किए गए ड्रोन्स ने एयर डिफेंस की फिजिकल बैटरीज को ही तबाह कर दिया। एकदम फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। सेक्शन 5, द फाइनल स्ट्राइक। तो इतने सालों का इंतजार फाइनली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला? 23 फरवरी को इंटेलिजेंस कंफर्म करती है कि 40 टॉप ऑफिशियल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन असली गेम चेंजर था 27 फरवरी का वो क्रूशल अपडेट। पता चला कि ये मीटिंग उस इम्पॉसिबल अंडरग्राउंड बंकर में नहीं, बल्कि सरफेस पर यानी जमीन के ऊपर मौजूद एक बिल्डिंग में होगी, और वो भी रात की जगह सुबह के वक्त। ये वो ब्रेक थ्रू था जिसका बरसों से इंतजार था। और फिर ठीक सुबह 9:40 पर वो फाइनल स्ट्राइक हुई। 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइलों ने सरफेस की उस पिन पॉइंट लोकेशन को हिट किया। उस मीटिंग में जो कोई भी था, किसी के पास भी रिएक्ट करने या बचने का कोई चांस नहीं था। और ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये टोटल साइबर डोमिनेंस का शोकेस था। स्ट्राइक के महज 12 मिनट बाद स्टेट नेटवर्क्स को पूरी तरह से बाईपास करते हुए एक हैक्ड रिलीजियस ऐप के थ्रू लोगों के फोन्स पर नोटिफिकेशंस आने लगे। मैसेज क्या था? मदद आ गई है। और इसके साथ ही फोर्सेस को सरेंडर करने के इंस्ट्रक्शंस भेजे गए। एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल विन। लेकिन अब इस पूरे एनालिसिस के एंड में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो दिमाग घुमा देता है। सरफेस पर उस मीटिंग का अचानक फिक्स होना और ठीक उसी वक्त वो स्ट्राइक होना, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी एक बार फिर से इस भयानक हमले में कैसे बच गए? क्या सिस्टम के अंदर कोई बहुत ही हाई लेवल का मोल या जासूस बैठा था जिसने इस पूरे क्लाइमैक्स को ऑर्केस्ट्रेट किया? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रह जाएगा।